हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं ये है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें सब कोई कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, और हमें कह दिया जाए कि इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इसने x1 y1। हमें कह दिया जाएगा कि इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो। ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इसका टेंजेंट है, इसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। और इस पॉइंट पे हम अगर इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करें, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल है इस पॉइंट पे x1 y1 पे, और ये है हमारा टेंजेंट इस पॉइंट पे x1 y1 पे। अगर हमें कहा जाए इन दोनों को फाइंड आउट करना है या किसी एक को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है। देखिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था, अगर हम किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है। किसी भी कर्व पे एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसी पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए नहीं होता है, वो जर्नल फार्मूला होता है टेंजेंट की इक्वेशन का। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर मान लो मैं एक सर्कल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर अगर हमें किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको पता है dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। अगर इसमें से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो मुझे मिलेगी माइनस एक्स बाई वाई, ये dy बाई डी एक्स है। अब हम बोल रहे हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मगर कौन से टेंजेंट की स्लोप है ये, टेंजेंट तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो ये एक्चुअल में टेंजेंट की स्लोप नहीं, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि टेंजेंट की स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। टेंजेंट की स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले का क्या मतलब है, अगर इस कर्व के ऊपर यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ले लूँ मैं P, कोऑर्डिनेट है 1,2, चेक कर लीजिए ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये हेल्प करेगा dy बाई डी एक्स। यहाँ जो dy बाई डी एक्स है, इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1,2 के ऊपर, तो ये जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखने से मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप होगी। ये सभी टेंजेंट की स्लोप नहीं है, ये भी सभी टेंजेंट की स्लोप नहीं है। इस सभी टेंजेंट की स्लोप को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब मुझे अगर इस लाइन की इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है तो मैं ढूंढ सकता हूँ। अगर हमने एक लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ले, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, तो हम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसी तरह से मान लो यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट ले लूँगा एक, यहाँ चलिए पॉइंट ले लेता हूँ मैं -2,1। ये हमारा एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, चेक कर लीजिए ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। अब मुझे इस पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो उसके लिए भी यही फार्मूला हमारी हेल्प करेगा। अब आप इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस टेंजेंट की स्लोप के लिए जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप -2,1 के ऊपर। x -2 और y1 अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो ये हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी इस पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए। अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन ढूंढनी है तो वही वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस तरह से। तो जब भी हमें किसी कर्व की इक्वेशन दी जाएगी तो उसके ऊपर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो टेंजेंट की स्लोप होगी। मगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें चाहिए होगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप यहाँ रखोगे तो आपको उस टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। कई बार ऐसा भी होगा, मान लो कोई कर्व है, जैसे सर्कल ही ले लो, चलो मान लो यही सर्कल है,
इसके ऊपर बाहर किसी पॉइंट से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, बोला जाए कि ये पॉइंट है कोई, इससे बाहर कहीं लाई कर रहा है, 3,4 पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अगर मान लो मैंने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट की स्लोप ढूंढने के लिए आप dy बाई डी एक्स में इस पॉइंट को नहीं रख सकते। dy बाई डी एक्स में अगर आप x की वैल्यू 3,4 रखोगे तो उससे आपको इस टेंजेंट की स्लोप नहीं मिलेगी। इस टेंजेंट की स्लोप के लिए आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होगा, अल्फा बीटा मान लो मैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। जब आप इस dy बाई डी एक्स में या एफ डैश एक्स में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट रखोगे तो उससे जो हमें स्लोप मिलेगी वो उस पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप होगी। तो बाहर कोई पॉइंट है, उस टेंजेंट के ऊपर कहीं लाई कर रहा है, या टेंजेंट जिस पॉइंट में से ड्रॉ किया गया है उसके कोऑर्डिनेट dy बाई डी एक्स में रखने से हमें उस टेंजेंट की स्लोप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं। तो हम जनरलाइजेशन करें तो हम बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। अगर हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो अगर इस पॉइंट x1 y1 पे मुझे टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1। अगर x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो f डैश x फाइंड आउट करो और उसमें x और y की जगह पर x1, y की जगह पे y1 ये रख दीजिए। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, ये हमें देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में भी कोई झंझट नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम लिखना चाहें इसी पॉइंट पे, अब देखिए दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर टेंजेंट की स्लोप जो है, अगर हम m लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसकी जो नॉर्मल की जो स्लोप होगी, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया टेंजेंट, ये हमारे पास टेंजेंट था। अगर इसकी स्लोप m से डिनोट कर रहे हैं तो जो नॉर्मल होगा इसकी स्लोप होनी चाहिए -1/m। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो इसमें नॉर्मल की स्लोप ढूंढने का मतलब -1/f डैश x1 ये हमें ढूंढना है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dx बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई ढूंढना है इसी पॉइंट x1 y1 पे। ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों दे देंगे। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें मिल जाएगी तो हम इनकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट px1 y1, तो सिंपल सा फार्मूला वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का, तो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये देखिए ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह से अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्लोप में ही अंतर आएगा, पॉइंट तो सेम ही रहेगा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने का तरीका है। मगर ये वाला जो मेथड है ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ डैश वन या एफ डैश एक्स वन एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, एफ डैश एक्स वन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, मगर फिर भी वहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है जो हमने पढ़ा था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर किया था उसमें हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी किए थे जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भी था या नॉन डिफरेंशिएबल भी था, फिर भी वहां पे टेंजेंट हमें मिलता है। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हुए हैं जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या सॉरी सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ लिया था, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसकी वैल्यू थी 1 जब x पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू होती है -1, ये वाला केस। ठीक है, तो इस केस में ये जो लाइन थी y एक्सिस ये हमारा टेंजेंट थी। इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, f डैश अगर आप सोचो 0 पे, ये x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है,
एफ डैश जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी में, आप वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आती है। तो ये जो हमने अभी बात की है ये सिर्फ उस केस के लिए है जब हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एफ की वैल्यू हमें मिलेगी, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल मैंने और करवाया था, वहां पर y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का, y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं है मगर नॉन डिफरेंशिएबल जरूर होता है। x इज इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मगर एफ डैश एक्स की वैल्यू दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, वो सेम आया था, वो प्लस इनफाइनाइट आया था। तो इस केस में यहाँ पर ये हमारे पास टेंजेंट आया था वाई एक्सिस इसका। और टेंजेंट का मतलब आपको ऐसा नहीं तो बताया था कि टेंजेंट का मतलब ऐसा नहीं था कि टच करके जाए। टेंजेंट के लिए वो पॉइंट इसको इस तरह से कट करके भी जा सकता है। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल इस तरह आपको मैंने करवाया हुआ है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले सेक्शन में। डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे लास्ट में हमने किया था। तो ये जो अलग स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है या नॉन डिफरेंशिएबल होता है, उस केस में आपको ये m की वैल्यू सीधी नहीं मिलती, वहां पर हमें ढूंढना पड़ता है अलग से टेंजेंट। तो उसके मेथड्स हम कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे केस में, ये जो रूल मैंने लिखवाया है उस केस के लिए जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एफ डैश एक्स वन, या ये हमें मिल जाए, उसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। अभी पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा जो कि बोर्ड के या कि सीबीएसई एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो कि बोर्ड के अंदर आते हैं, जिस तरह के एग्जांपल वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि बोर्ड के एग्जांपल का पैटर्न बहुत सिंपल सीधा होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर आईटी जेई के अंदर जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के आते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बोर्ड के क्वेश्चन है वैसे नहीं होते। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, जिसमें एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे वैसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, या पिछले सालों के बोर्ड के एग्जाम देखेंगे वहां पर भी आपको उस टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल जनरली बोर्ड में देखे जाते हैं वो मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए ये एग्जाम्पल मैंने पहला लिया है। बोर्ड के जो एग्जाम्पल होते हैं उसके अंदर क्या आता है, जनरली हमें कर्व की इक्वेशन दे दी जाती है और पॉइंट भी दे दिया जाता है, और हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल या दोनों की इक्वेशन पूछी जाती है। तो वैसे ही एक सिंपल सा इक्वेशन ये हमने लिया है, इसमें हमें कहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट कीजिए इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे। तो इसमें कुछ भी मुश्किल सा काम नहीं होता, बहुत सीधा सा काम होता है कि पॉइंट है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इसमें सबसे पहले। और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस और उसके पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, ई पावर एक्स ए पावर एक्स इस टाइप के फंक्शन दिए जाएंगे। तो फंक्शन ऐसे होते हैं जनरली जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ऐसे फंक्शन में तो आपको चिंता करनी नहीं है, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स से स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढ लेनी है। जैसे इस केस में अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, ये हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा। अब इस पॉइंट को चलिए नाम दे देता हूँ मैं P 1,3। ये कर्व कैसी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसकी शेप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसकी शेप वैसे कई तरह से हो सकती है, यू शेप हो सकती है या ऐसे डब्ल्यू शेप हो सकती है, बट इट डजंट मैटर इन दिस केस। आपको तो बस इसके ऊपर कोई पॉइंट कहीं पे दे रखा है, वो पॉइंट कहीं पर भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो हमने पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है और स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढनी है। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें एट पी पॉइंट हमारा 1,3 था, तो उसके लिए आपको पता है कुछ भी नहीं करना है, dy बाई डी एक्स तो आपने फाइंड आउट किया है, उसमें x और y की जगह पर ये 1 और 3 रख दीजिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अगर इसमें y नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आप रख दीजिए 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखिए 4 माइनस 18 प्लस 26 एंड माइनस 10। तो माइनस के देखिए हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 28 और प्लस के 30, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2।
इसको हम चलिए m से लिख लेते हैं। m यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस लाइन के स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गई है 2 इस केस में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई है, तो इससे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हो इसी पॉइंट पे 1,3 पे, तो वो हो जाएगी -1/2। तो दोनों चीजें मिल गई हैं हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बस अब सिंपल सा काम है, फार्मूला लगाना है। तो अगर मुझे इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन, x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m -1/3 x माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे अब इस सॉरी ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है मैंने, अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो भी सिंपल है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m विच इज 2 और x माइनस वन। ये हमें इस टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन सिंप्लीफाई करके यहाँ से मिल सकती है। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल था बोर्ड का, इसमें ऐसे ही मिलते हैं। बस थोड़ा बहुत फर्क ये हो जाता है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने एक्स वाई दोनों ले लिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 1 और 3 दोनों दिए थे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको सिर्फ एक दे दिया जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट दे देंगे और वाई नहीं देंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो एट पॉइंट पी वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप इसमें एक्स को 1 रखेंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला पॉइंट आप चेक भी कर सकते हो, देखिए ये पॉइंट 1,3 इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। मैंने अभी पहले चेक करके नहीं बताया क्योंकि वो मैंने वेरीफाई कर रखा था, मगर फिर भी आपको पहले ये जो जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट के लिए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए। हमने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि सीधा बोल रखा था इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड था कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। फिर भी अगर आप अपना तसल्ली करना चाहते हो तो आप इस कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट रख के देख सकते हो, y की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 1 रखो। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5। तो देखिए प्लस के हमें मिल जाएंगे 18 एंड 1 19 और माइनस के 16, तो ये दोनों साइड सेम आ रही हैं। मतलब ये पॉइंट 1,3 हमारा कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा था, वो उसने वैसे दे भी दिया था एट पॉइंट दिस। तो यहाँ पे मैंने इसलिए वेरीफाई नहीं किया, मगर आप वेरीफाई करना चाहो तो इस तरह से करके देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमारा टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था। ये भी बोला जा सकता था कि बाहर जैसे कोई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज ड्रॉन टू दिस कर्व फ्रॉम पॉइंट दिस। फ्रॉम पॉइंट बोला जाए तो मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे टच करे, तो उसके लिए भी करने का मेथड है जो हम अभी आगे वाले एग्जांपल्स में बात करेंगे। मगर इस केस में ये वाला पॉइंट 1,3 हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इसलिए हमने सीधा इस टेंजेंट की स्लोप के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर सीधा सीधा फाइंड आउट कर ली, और इसी तरह से नॉर्मल के लिए भी किया। अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर नहीं होता तो हम ये काम जो यहाँ पे कर रहे थे वो नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने x, मैंने कहा कि दोनों कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइड कर रखे थे पॉइंट P के x और y। अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट दिया हो तो y नहीं दिया है अगर बाय चांस, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे जो भी एक गिवन है वो रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर y दिया है तो x फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर यहाँ y दिया होगा तो उस केस में जब x ढूंढेंगे तो वो हमें बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिलेगी, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वट एवर इट भी, उतने पॉइंट्स पे हमें अलग अलग फिर टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा। तो इस टाइप के एग्जांपल जनरली बोर्ड के अंदर देखे जाते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं चलिए इसी तरह के। ये नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, देखिए इसमें बस फर्क इतना सा है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन की बजाय पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी गई है, और हमें इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में बोला गया है कि कर्व के ऊपर पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे टेंजेंट की या नॉर्मल की दोनों की इक्वेशन पूछिए तो दोनों की ढूंढ दो, अगर एक की पूछिए तो एक की। अगर थीटा पाई बाय 4 दिया है, पाई बाय 2 दिया है, पाई बाय 6 दिया है, तो मतलब उस पॉइंट के आपको एक्स और वाई ना देके उस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया है। मगर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर ये कर्व की इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो अगर हमने इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1 की जगह थीटा मान लिया
तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें यहीं से मिलते हैं। अगर इसकी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब अगर मुझे थीटा की वैल्यू दी जाएगी वो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो मुझे इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएंगे। 1 माइनस ए साइन थीटा, एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें थीटा पाई बाय 2 दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर पी के लिए थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो आप इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 माइनस ए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे रखोगे पाई बाय 2 तो ये आ जाएगा हमारा कॉस पाई बाय 2 0। तो 1 माइनस ए कोमा 0 ये हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। मान लो एक पॉइंट और दिया होता क्यू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो भी कोई समस्या नहीं। तो आपको उस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखे हैं, इसमें थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई बाय 6 रखूं तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस ए बाय 2 ये इस पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और यहाँ पे रखोगे तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3b/4 ये उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उससे पहले उसको यूज करके पहले हम उस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टेंजेंट की जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, उसके लिए हमें उस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, ना कि पैरामीट्रिक। तो पहले हम उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए होगी, तो स्लोप के लिए जरूरत पड़ती है dy बाई डी एक्स की। तो यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म है तो dy बाई डी एक्स की आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2b कॉस थीटा साइन थीटा। पहले पावर का किया, फिर उसके बाद कॉस थीटा का किया, जिससे माइनस आएगा माइनस साइन थीटा, वो मैंने आगे लिख दिया। इसी तरह से x का एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद ये हमें मिल जाएगा 2b/a साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे अगर इसको देखोगे तो ये तो नॉट डिफाइन आएगा, 0/0 आएगा, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो हमारा 0 होता है। मगर एक बात और ध्यान में रखनी जरूरी है कि जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे या किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स ढूंढते हैं, तो हमारा एक्स उस पॉइंट के पास जा रहा होता है, मतलब एफ डैश ए ढूंढते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पे सोचेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे नहीं होता। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा भी था कि एफ डैश ए का क्या मतलब होता है, लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर वो वैल्यू दोनों सेम आ रही होती है तो उसी को हम एफ डैश ए बोलते हैं। एफ डैश ए का मतलब ये नहीं होता कि एक्स की वैल्यू सीधा सीधा एफ डैश एक्स में ए रखनी है, एक्स ए के पास जाता है उस वक्त लेफ्ट और राइट साइड से, तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव जो हमें मिलते हैं अगर वो दोनों सेम आते हैं तो वही एफ डैश ए की वैल्यू होती है। अगर डिफरेंट आते हैं तो लिमिट, वहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है तो हम बोल देते हैं एफ डैश इन नॉट एग्जिस्ट। मगर यहाँ पर देखिए वो सेम आएगा। अगर x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 होगा तो cos की वैल्यू 0 एग्जैक्ट, अगर थीटा पाई बाय 2 के इक्वल एग्जैक्ट नहीं होगा तो cos पाई बाय 2 भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, वो अप्रोचेस टू 0 होगा। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे साइन थीटा पे पाई बाय 2 की वैल्यू ढूंढेंगे तो वो 1 मिलेगी। तो अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू या इक्वल टू पाई बाय 2 पे ढूंढता हूँ तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 2b/a। तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मगर सभी टेंजेंट की स्लोप नहीं है, ये हमारे पास एट पी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे है। इस पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर क्यू के लिए चाहिए होगी तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी के हमने लिख रखे हैं, तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। देखिए
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1 माइनस ए कोमा 0, और जो स्लोप आ रही है पॉइंट पी के लिए वो आ रही है हमारे पास 2b बाई ए, चेक कर सकते हैं, ये रही। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी हमारी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ टू बी अपॉन ए, एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस ए। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 कह सकते हो, ये एट दिस पॉइंट एक ही बात है, ठीक है। अगर इसी में आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो फर्क सिर्फ पॉइंट इसके स्लोप में पड़ेगा, कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2b, ये नॉर्मल की स्लोप होगी, और x माइनस एक्स वन ये हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हो या कार्टेशियन, तो उससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल